सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू सौरभ पांडे यूपीएससी चैनल के अंदर। और लेट्स डिस्कस आज के जो हिंदू के टॉपिक्स हैं। तो आज जो हम लोग टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, दीज आर द टॉपिक्स। कैंसरस सेल्स के बारे में विल डिस्कस, साइंस सेक्शन के अंदर आपका आया है। देन एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट एडिटोरियल का टॉपिक है। देन वी विल डिस्कस अबाउट एआई रिस्क, बहुत अच्छा टॉपिक है। एआई रिस्क पे इस बार मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे इस बार भी प्रश्न था, और आपको आगे भी दिखेगा इसमें ऐसे राइटिंग और ये सब भी आ सकती है। एआई रिस्क है, रेस्पॉन्सिव और इथिकल एआई की बात होती है। तो ये साइंस से रिलेटेड है। कॉलेजियम एंड गवर्नमेंट पॉलिटी का टॉपिक है। तो प्रीलिम्स के दो टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, पिग्मी हॉक्स और सिकामोर ट्री के बारे में। ये है, और उसके बाद मेंस का क्वेश्चन जो मैं आपको देता हूँ आज। आपका जो टॉपिक्स हैं, फॉर एग्जांपल एक तो आंसर रिव्यू वाला भी, एक रिव्यू लेक्चर भी मैं आप लोग के लिए डालूंगा। जो रिव्यू है आपका, जो भी आप लोग आंसर सेंड करते हैं उसका एक वीडियो 11-12 बजे के बीच में आएगा, तो उसको आप लोग गो थ्रू हो जाना। और आकलन सीरीज भी है जिसमें आप अपना आंसर इवेलुएट भी करा सकते हैं, वो भी जल्द से जल्द लॉन्च होगा, आई विल लेट यू नो। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है मेंस का आज। एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट इज अ वे फॉरवर्ड टू लिमिट हिमालयन डिजास्टर। हिमालयन रीजन में डिजास्टर्स को लिमिट करने के लिए ईआईए एक बड़ा स्टेप है। तो ये ध्यान में रखना है कि ईआईए क्या है और ये सब। आप अपना आंसर मुझे सौरभ पांडे यूपीएससी टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर सकते हैं। सौरभ पांडे यूपीएससी ऐप जरूर से डाउनलोड करें। इसमें पहली चीज़ तो काफ़ी सारी चीज़ें आप फ्रीली एक्सेस कर सकते हैं। फ्री टेस्ट है, ग्राफिक करंट अफेयर्स है, ई बुक है, हिंदू मेंस क्वेश्चन कंपाइलेशंस भी हैं। ये सारी चीज़ें आप एक्सेस कर सकते हैं। और साथ में एआरसी रिपोर्ट का कोर्स चल रहा है, ऑलरेडी अपलोडेड है कंटेंट। आप लोग जाओ और इसको एक्सेस करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन गवर्नेंस और बहुत सारी रिपोर्ट्स ऑलरेडी अपलोडेड है, तो आप गो थ्रू हो सकता है। इसके अलावा आ, ये एग्रीकल्चर ऑप्शनल भी चल रहा है, उसको भी आप एक्सेस कर सकते हैं। आज इसका आज इसकी क्लास 11 बजे, आपकी 11:30 बजे आपकी क्लास होगी। तो ये सौरभ पांडे यूपीएससी ऐप के अंदर है, तो ये सब चीज़ें आप एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे ध्यान में रखना है। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक। पहला टॉपिक जो है उसको देखते हैं। फर्स्ट टॉपिक इज, अगर आप साइंस सेक्शन में जाएंगे तो साइंस सेक्शन के अंदर ये आपको टॉपिक मिलेगा, दैट इज लिंक्ड विद द कैंसरस सेल्स। साइंस मतलब आपका साइंस का जो स्पेशल पेज आता है हिंदू का डेली बेसिस में, उसमें आपको ये मिलेगा। इसमें कुछ चीज़ें हाईलाइटेड है। बिफोर आई स्टार्ट, ये पहली चीज़ तो आपको देखना है कि ये टॉपिक आप लिखोगे कहाँ पे, आपको लिखना कहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड इसको। जब आप लिखने की बात करोगे तो आप इसको साइंस वाले पार्ट में ही नोट डाउन करना, ठीक है। नोट इट डाउन अंडर साइंस सेक्शन। साइंस के पार्ट में ही आपको जो है इसको नोट डाउन करना है। और देखो, इसमें खास तौर से जैसे आप कैंसरस सेल्स की बात करते हो, व्हेन यू टॉक अबाउट द कैंसरस सेल्स, कैंसरस सेल्स में एक यूनिक प्रॉपर्टी क्या होती है कि जैसे जनरली, जैसे मान लो कोई एक सेल है, वो सेल नॉर्मली डिवाइड करता है। ये प्रॉपर्टी है सेल की। ये सेल है, ये डिवाइड करेगा, फिर उसके बाद एक सेल की डेथ होगी, की जो लाइफ साइकिल है, और फिर नए सेल्स बनते हैं। इस टाइप के प्रोसेस होते हैं। जब बट जो कैंसरस सेल्स होते हैं, जो कैंसरस सेल्स होते हैं, वो कैंसरस सेल्स क्या करते हैं, अनकंट्रोल्ड उनका जो ग्रोथ होता है, देयर इज अ अनकंट्रोल्ड ग्रोथ। अनकंट्रोल्ड ग्रोथ जो है वो आपको देखने को मिलता है। तो यू हैव अ अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ कैंसरस सेल्स। कैंसरस सेल्स की जब हम बात करते हैं, यू हैव अ अनकंट्रोल्ड ग्रोथ। अनकंट्रोल्ड ग्रोथ है, तो यहाँ पे ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, यू हैव अ अनकंट्रोल्ड ग्रोथ इन केस ऑफ कैंसरस सेल्स। मतलब एक है, मल्टीप्लाई करके बहुत सारे सेल्स बनता है। फिर ये क्या होता है कि ये जो कैंसरस सेल्स हैं, इन कैंसरस सेल्स से डील करने के लिए क्या होता है कि हम जैसे मान लो हम वी आर यूजिंग द कीमोथेरेपी, ये हाईलाइट किया गया है, इफ़ यू आर यूजिंग द कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी तो उसमें क्या होता है, सर्टेन केमिकल इंजेक्ट किया जाता है। तो मान लो ये कैंसरस सेल्स, उनको तो ठीक है, उन पे कीमोथेरेपी आपका किया गया और उनको ख़त्म किया गया। और जैसे कोई केमिकल जो है वो सेंड किया, और फिर उस केमिकल का इस्तेमाल करते हुए आप कह सकते हैं जो जो भी कैंसरस सेल्स है उनका खात्मा किया। हाँ, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन देर इज़ अ पॉसिबिलिटी जिसमें क्या होता है कि जो हेल्दी सेल्स हैं, हेल्दी सेल्स दे ऑल्सो डाई। ये भी एक बड़ा चैलेंज बनता है। और ये भी कई बार होता है कि कंप्लीटली जो कैंसरस सेल्स है दे विल नॉट डाई। पूरे जो कैंसरस सेल्स है वो पूरे तरीके से ख़त्म नहीं होंगे। तो यहाँ पे आपको समझना है कि इसी के लिए कुछ चीज़ें इसमें डेवलप हुई हैं, एक्सपेरिमेंटल एस्पेक्ट में लिखा हुआ है। बहुत ज़्यादा टेक्निकल है, मतलब बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटी पे नहीं, बट इसमें कुछ टर्म्स मेंशन्ड है। वो टर्म्स वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। हम लोग उन टर्म्स को समझने का प्रयास करेंगे जो उसके अंदर आपका अलग अलग तरीके से मेंशन्ड है। तो देखो, पहली चीज़ तो ये है कि पहले जो कैंसरस सेल्स हैं
तेजी से डिवाइड करते हैं, दे डिवाइड रैपिडली। एंटी क्रस जो कैंसर ड्रग्स होती हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि जो भी आपके सेल्स हैं, जो कैंसरस सेल्स हैं अनकंट्रोल्ड वे में जो ग्रो कर रहे हैं, बहुत तेजी से डिवाइड कर रहे हैं, तो उन सेल्स को खात्मा करने का काम कीमोथेरेपी के माध्यम से किया जाता है। अब इसमें एक टर्म और भी है कि जनरली यहाँ पे एक शब्द जो मेंशन्ड है वो है एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस भी आपका मेंशन्ड है। तो यहाँ पे एपोप्टोसिस क्या है कि मान लो कोई सेल है ना, उसका एक समय फिक्स होता है और एक समय के बाद दैट सेल डाइज, वो मर जाता है। तो ये जो प्रोग्राम्ड सेल डेथ होती है, जिसे हम कहते हैं प्रोग्राम्ड सेल डेथ, प्रोग्राम्ड सेल डेथ, ये जो प्रोग्राम सेल डेथ होती है, टेक्निकल शब्द जो इसके लिए इस्तेमाल होता है दैट इज एपोप्टोसिस। ये आप याद रखना, दैट इज एपोप्टोसिस, ये शब्द इस्तेमाल होता है। तो ये कीमोथेरेपी या जो भी एंटी कैंसरस ड्रग होती है, इट ऑल्सो ट्राई टू एक्टिवेट दिस पाथवे, इस पाथवे को भी एक्टिवेट करने का प्रयास होता है। इसके माध्यम से आप कह सकते हैं कि जो भी अनकंट्रोल्ड सेल्स हैं वो उनका खात्मा हो जाए, वो मर जाएं, फिर जो नए सेल्स बने वो कैंसरस ना हो, ऐसा प्रयास किया जाता है। अब यहाँ पे जो जनरली अगर देखा जाए कि जो कीमोथेरेपी है उसमें अदर देन नॉन कैंसरस सेल्स, कैंसरस सेल्स को टारगेट किया जाता है, लेकिन देर आर ऑल्सो, लाइक वी हैव डिस्कस्ड कि जो हेल्दी सेल्स है दे आर ऑल्सो अफेक्टेड। तो कोई भी टिश्यू है जहाँ पे बहुत ज़्यादा नॉर्मल सेल्स है और लाइक फॉर एग्जांपल सेल्स इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, बोन मैरो एंड हेयर फॉलिकल्स आर ऑल्सो अफेक्टेड बाय कीमोथेरेपिक एजेंट्स एंड सफर एपोप्टोसिस। तो यही है, जैसे कई जगह पे कैंसरस ऐसा है, मान लो कोई ऐसी जगह पे कैंसर है जहाँ पे इजीली वो एक्सपोज है और उसको आइडेंटिफाई करके और फिर फर्दर वी कैन टेक दिस स्टेप, ऐसा मतलब कीमोथेरेपी के माध्यम से आप ट्रीटमेंट कर सकते हो। बट देर आर सर्टेन एरियाज जैसे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है और वहाँ नॉर्मल सेल्स ज़्यादा, कैंसरस सेल्स अभी बहुत इनिशियल उसमें बहुत ही कम है, और इफ़ यू आर नॉट एबल टू कंट्रोल दोज सेल्स, अगर हमने कंट्रोल नहीं किया है कैंसरस सेल्स को, दे विल स्प्रेड वेरी फास्ट, वो बहुत तेज़ी से जो है दे विल स्प्रेड वेरी फास्ट, बहुत तेज़ी से जो है वो स्प्रेड करेंगे। तो यहाँ पे क्या आपको समझना है, द पॉइंट दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज कि यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि वी कैरी आउट द कीमोथेरेपी, बट उसकी वजह से जो नॉन कैंसरस सेल्स है दे ऑल्सो गो थ्रू एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस जैसे मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया, इट्स अ प्रोग्राम्ड सेल डेथ, मतलब वो सेल जो है धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। इट इज कंसिडर्ड एज अ प्रोग्राम सेल डेथ। तो यहाँ पे इसका एक बहुत बड़ा साइड इफेक्ट भी है। कई बार जैसे मतलब जो कीमोथेरेपी है उसके साइड इफेक्ट होते हैं, सूजन आ जाती है बहुत ज़्यादा, जो नॉर्मल सेल्स होते हैं उनकी डेथ की वजह से सूजन आ जाना, और कई बीमारियां, हेयर लॉस, एनीमिया, ये बहुत सारी बीमारियां भी ये साइड इफेक्ट्स, दीज आर द साइड इफेक्ट्स लिंक्ड विद द कीमोथेरेपी। आपने इसके बारे में जो है आपने पढ़ा भी होगा। अब इसको क्या है कि कई प्रकार की जो भी चैलेंजेस हैं इनको मीट करने के लिए एक तरीका अपनाया जाता है जिसे कहा जाता है एंटीबॉडी ड्रग कॉन्जुगेट्स। एंटीबॉडी ड्रग कॉन्जुगेट्स, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाए रिसेंटली एंटीबॉडी ड्रग कॉन्जुगेट्स न्यूज़ में है तो ये किस पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है, अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्या है। ये कैंसर के अगेंस्ट यूज होता है, इट इज़ यूज्ड अगेंस्ट कैंसर, इट इज़ यूज्ड अगेंस्ट कैंसर, कैंसर के अगेंस्ट यूज होता है। ये ध्यान में रखना, मतलब जो कीमोथेरेपी है, इस कीमोथेरेपी का के जो भी आप कह सकते हैं साइड इफेक्ट है, उन साइड इफेक्ट को दूर करने के लिए आप जो है ये सब जो है इस्तेमाल कर रहे हो, मतलब एंटी बॉडी जो है कंजुगेट है उसका इस्तेमाल आप कर रहे हो। अब ये क्या है कि ये एडीसी क्या है, व्हेन यू टॉक अबाउट द एडीसी, व्हेन यू टॉक अबाउट दैट एडीसी क्या है, एडीसी ये भी मेंशन्ड है। एंटीबॉडी ड्रग कॉन्जुगेट क्या है, ये क्या है, ये एक ऐसा ड्रग है जो कि अटैच हो जाता है एंटीबॉडी से, और फिर इट रिकॉग्नाइज अ प्रोटीन फाउंड ओनली ऑन द कैंसरस सेल्स। देखो सिंपल सी बात है, जैसे मान लो ये एक कैंसरस, ये कैंसरस सेल है, दिस इज द कैंसरस सेल, ये कैंसरस सेल है। अब क्या है, ध्यान समझना, दिस इज द कैंसरस सेल। अब क्या होता है कि एक ड्रग है ना, ये जो एडीसी ये ड्रग है, ये एडीसी बेसिकली इट इज बीइंग, ये क्या है, ये एक एंटीबॉडी से, जो एंटीबॉडी है, एंटीबॉडी बेसिकली, एंटीबॉडी क्या होती है, किसी भी कोई भी आपके शरीर के अंदर फॉरेन पार्टिकल जाता है उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनती हैं। तो जो ये एंटीबॉडीज हैं, ध्यान समझना, ये जो एंटीबॉडीज हैं, ये एंटीबॉडीज से इस दवा को अटैच किया जाता है, ड्रग को, जो भी ड्रग है उसको अटैच किया जाता है, और फिर ये जो एंटीबॉडी है ये ऐसी होती है, ऐसी सेलेक्ट की जाती है कि वो डायरेक्टली आपका कैंसरस सेल्स को ही रिकॉग्नाइज करता है।
तो जनरली फिर जब भी आप ट्रीटमेंट अप्लाई करोगे, क्योंकि वो केमिकल सिर्फ आपका कैंसरस सेल्स में ही प्रेजेंट होगा, तो जब भी आप कुछ ट्रीटमेंट करोगे तो ओनली द कैंसरस सेल्स विल बी इम्पैक्टेड। तो ये एक तरीका है कि कीमोथेरेपी नॉर्मल सेल्स को अफेक्ट ना करे, उसके लिए यू आर यूजिंग एडीसी या जो आपका एंटीबॉडी ड्रग जो कॉन्जुगेट्स हैं उसका इस्तेमाल आप कर रहे हो। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये दिस इज इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे, हाँ यहाँ पे देखो, एंड यहाँ पे ये भी कहा गया कि कई बार ये भी पॉसिबिलिटी आपकी होती है कि सर्टेन समटाइम्स व्हाट हैपेंस, आप ट्रीटमेंट कर रहे हो, देयर आर सेल्स, कैंसरस सेल्स जो कि उस ट्रीटमेंट से बच जाएंगे, उन पर कोई असर नहीं पड़ेगा, दे आर एबल टू एस्केप, एस्केप जो है कर जाते हैं। तो उसके लिए भी कुछ चीज़ें हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि जब भी सेल्स जो हैं, these cells express elevated level of a protein called PGP, short for permeability glycoprotein। तो यहाँ पे आप ये समझना कि जनरली यहाँ पे ये कहा गया कि कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसे कैंसरस सेल्स होते हैं जिन पर ये दवाओं का असर होता नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, दे आर लिंक्ड विद द फॉर्मेशन ऑफ पीजीपी। ठीक है, तो आपको देखो बहुत टेक्निकल नहीं जाना, बट समझना है कि पीजीपी रिसेंटली न्यूज में था, और ABCB1 रिसेंटली न्यूज में था। ये क्या है, किससे जुड़ा हुआ है, किससे लिंक्ड है, तो आइडिया होना चाहिए कि पीजीपी किससे लिंक्ड है, किससे रिलेटेड है। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि व्हेन यू टॉक अबाउट द पीजीपी, व्हेन यू टॉक अबाउट द एबीसी, तो ये बेसिकली कैंसरस सेल्स और इनसे रिलेटेड है। मेंस में इसमें कोई प्रश्न नहीं आएगा, प्रीलिम्स में थोड़ा सा इतना इन्फॉर्मेशन है, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। तो जो भी सेल्स बचते हैं दे आर लिंक्ड विद द फॉर्मेशन ऑफ दिस प्रोटीन, दैट इज प्रोटीन एक प्रकार की बनती है जिसे हम परमिबिलिटी ग्लाइकोप्रोटीन भी कहते हैं। और जो सेल है टू प्रोड्यूस पीजीपी, उन्हें एक जो मतलब फॉर एग्जांपल एक जीन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज ABCB1। इट मीन्स व्हाट कि कैंसरस सेल्स है, दे आर जो है ना, दे आर एबल टू सर्वाइव। कई प्रकार की जो एंटी कैंसरस ड्रग है उससे वो बच पाते हैं बिकॉज ऑफ अ प्रोटीन दैट वी कॉल इट एज पीजीपी। और पीजीपी के फॉर्मेशन के लिए देर इज अ रिस्पॉन्सिबल जीन दैट इज वी कॉल इट एज ABCB1। ये जीन भी आपकी इसके लिए आपकी रिस्पॉन्सिबल है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना। तो यहाँ पे ABCB1 जीन to the nuclear envelope in sensitive cells, the researchers turned different gene off to see which one affected the protein that cell uses to make the envelope. They zeroed in on a protein called as labin B receptor। अब देखो ये बहुत ही टेक्निक, लेकिन सिंपल सी बात है। हमने क्या सीखा इसमें चर्चा पे, हमने क्या सीखा? पहली चीज हमने देखा पीजीपी प्रोटीन न्यूज में थी क्या है, AB जो ये करके है ABCB1 जीन है उसका क्या रोल है। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम इसमें कहा गया कि मान लो जो रिसर्चर्स उसको देखना है कि अच्छा ये कैंसरस सेल्स बच क्यों रहे हैं, ये स्पेशल प्रोटीन बन रही क्यों बन रही है। तो आज के समय में टेक्नोलॉजीज है, डिफरेंट जीन्स को आइडेंटिफाई किया, उस जीन के बेसिस पे उन्होंने स्टडी किया और स्विच ऑन स्विच ऑफ करके देखा कि कौन सी जीन की वजह से ये प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। अब जैसे मान लो आपके कमरे में 4 बल्ब लगे हुए हैं, अब 4 में से कौन सा नहीं जलता है, कौन सा नहीं जलता, तो आप क्या करोगे, हर बटन को दबा के देखोगे। अब उसमें जो बटन दबाया नहीं जला तो आपको पता चलेगा इस ये नहीं जल रहा, बाकी 3 जल रहे हैं। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे बस इसी यही स्थिति है कि अच्छा कौन सी प्रोटीन जनरेट हो रही है बिकॉज ऑफ विच जीन। तो आप थोड़ा सा रिसर्च करके देख रहे हो, और इसमें सर्टेन रिसेप्टर्स का भी इस्तेमाल होता है। रिसेप्टर का मतलब होता है जैसे आप कोई भी सेल होता है, थोड़ा सा टेक्निकल है बट जान लो, हल्का सा आइडिया रहेगा। मान लो ये सेल है, सेल के ऊपर ये रिसेप्टर्स होते हैं। रिसेप्टर ही बेसिकली कोई भी एंटीबॉडी और किसी मतलब कोई भी एंटीजन को रिकॉग्नाइज करता है। जो भी एंटीजन है मतलब फॉरेन पार्टिकल्स हैं या किसी को भी रिकॉग्नाइज करने के लिए रिसेप्टर, तो एक LBR करके रिसेप्टर भी इसमें आपका होता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो जो ये LBR प्रोटीन वाज एब्सेंट, व्हेन द LBR प्रोटीन वाज एब्सेंट अ सेल कुड एक्टिवेट द ABCB1 जीन व्हेन इट वाज एक्सपोज्ड टू टैक्सोल। टैक्सोल क्या है, एक दवा है, टैक्सोल। तो देखो इसमें सिंपल सी पॉइंट क्या है, कहा गया कि देखो एक प्रोटीन है PGP, इस प्रोटीन की वजह से कैंसरस सेल्स अपने आप को बचा लेते हैं। उसके लिए कोई जीन रिस्पॉन्सिबल, उस जीन का नाम क्या है, दैट इज ABCB1। और ये कहा गया कि जब LBR प्रोटीन एब्सेंट होगा, LBR प्रोटीन अगर नहीं होगा, तो उस स्थिति में ABCB1 जीन जो है वो एक्टिवेट होगा, और फिर वो इस स्थिति में सेल को ले आएगा, उस पर कैंसरस एंटी कैंसर दवा का कोई असर नहीं पड़ेगा। ये पॉइंट थोड़ा सा ध्यान में रखें। तो आपने देख क्या सीखा, मान लो आपसे पूछा LBR प्रोटीन न्यूज़ में था, फिर आपसे पूछा ABCB1 न्यूज़ में था, PGP प्रोटीन न्यूज़ में थी, ये क्या है रिसेंटली न्यूज़ में, तो प्रीलिम्स के लिए जानना जरूरी है।
ऐसे टॉपिक्स को आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट पैदा करना पड़ेगा अगर हम चाहते हैं कि हम अच्छा परफॉर्म करें प्रीलिम्स में, खास तौर से ये ध्यान में रखना है। आज के समय में जो डायनेमिज्म इतना जीएस के पेपर में है, क्योंकि हमारा साइंस के प्रति जो एप्टीट्यूड होना चाहिए वो नहीं रहता है। तो ज्योग्राफी है, एनवायरनमेंट है, साइंस है, इनके एडवांस एरियाज भी आपको फोकस करना है, जो मैं कवर करूंगा धीरे धीरे, ठीक है। और आज मैं आपके लिए एक आंसर रिव्यू का वीडियो डाल दूंगा 11-12 बजे के बीच। आपके जो आंसर आप मुझे भेजते हैं उसका वीडियो आप लोग गो थ्रू हो जाना, ठीक है। लेट्स डिस्कस द अनदर टॉपिक। एनवायरनमेंट का टॉपिक है ये टॉपिक जो है, दिस टॉपिक इज लिंक्ड एंड वी कॉल इट एज एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। देयर इज दिस टॉपिक यूज द वी कॉल इट एज एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। ये टॉपिक है आपका दैट वी कॉल इट एज एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, ठीक है। ये ध्यान में रखना, दैट इज एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। एनवायरनमेंट का टॉपिक है, जीएस पेपर 3 में भी आपने देखा होगा, कई बार इस पर प्रश्न आए हुए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट बेसिकली इज एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। फिर इनके द्वारा कुछ पॉइंट्स बोले गए हैं, उन पॉइंट्स को हम लोग देखेंगे, 4-5 पॉइंट्स जो हमें मिलते हैं आर्टिकल के अंदर, उसको देखते हैं। हाँ, और देखो कभी भी हम एडिटोरियल्स को डिस्कस करते हैं उसमें ऐसा नहीं कि आपको पूरा लाइन टू लाइन पढ़ना है, लाइन टू लाइन उस आर्गूमेंट से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाना। हमें देखना पूरा जो आर्टिकल उसमें हमारे काम का क्या है, दैट वी हैव टू सी। सेशन लाइव देख रहे हैं या जो वीडियो प्रीमियर होता है आप देख रहे हैं या बाद में देख रहे हैं, तो आप लोग चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें और सेशन को जरूर से लाइक करें, कमेंट जरूर से करें। और मैंने अभी ARC रिपोर्ट की रिपोर्ट ऑन टेररिज्म डाल दी है, आप यूट्यूब में पड़ी हुई, आप लोग गो थ्रू हो जाएं उसके, ठीक है। उसके अलावा भी कई सारा कंटेंट आपका पड़ा हुआ है, वो भी जैसे एनवायरनमेंट का मैंने 3rd लेक्चर आपके लिए डाल दिया है। अब आप लोग अगर उस चीज़ को नहीं देखना चाहते हो या आप चाह रहे हो कि नहीं मुझे नहीं करना है, तो वो एक अलग सोच रहेगी, लेकिन मुझे थोड़ा सा आपको ये बताना है कि जस्ट ट्राई टू गो थ्रू दैट लेक्चर। हैंड रिटन नोट्स हैं थोड़े बहुत, जैसे कल मैंने आपसे कंसेप्ट कई डिस्कस किए, एंटीबायोसिस का कंसेप्ट है, वो डिस्कस किया, एमेंसलिज्म, कमेंसलिज्म, इकोटोन, इकोलॉजिकल नीके, इकोलॉजिकल इक्वलेंट्स, इस टाइप के टर्म्स जो है वो मैंने आपसे चर्चा की है। वो वीडियो डल गया था, तीसरा लेक्चर है। चौथा लेक्चर जो है वो आज आ जाएगा। लेक्चर सारे कंप्लीट, आई विल कंप्लीट ऑल द कंटेंट, जो भी सारा कंटेंट है दैट विल बी देयर। अब जिसे देखना है वो देख सकता है, बाकी आपके ऊपर है। तो ये चैनल के ऊपर ही अपलोडेड है, तो गो थ्रू हो जाना, मतलब यूट्यूब के अंदर अपलोडेड है। तो लेट्स मूव टू दिस टॉपिक। देखो, व्हेन यू आर यूजिंग दिस टर्म कॉल्ड एज एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, इट सिंपली मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ, व्हाट डू यू मीन बाय एनवायरनमेंट इम्पैक्ट। इसका सिंपल सा मतलब क्या हुआ कि कोई प्रोजेक्ट अगर आप कहीं रन करते हो तो उस प्रोजेक्ट का वहाँ के एनवायरनमेंट पर क्या असर पड़ेगा, जब उस चीज़ को देखते हो एक सर्टेन प्रोसेस के माध्यम से, उसे हम एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट बोलते हैं। कोई प्रोजेक्ट मान लो माइनिंग कर रहे हो, माइनिंग का आसपास का एनवायरनमेंट क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, दैट इज एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, शॉर्ट में EIA भी बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो, ऑल दो जो भी एनवायरनमेंट इम्पैक्ट होता है तो बहुत सारे इम्पैक्ट भी देखे जाते हैं। सामाजिक लेवल पे क्या है, मान लो हमारी ट्राइबल कम्युनिटी रह रही है, आर्थिक लेवल पे इम्पैक्ट क्या है, सांस्कृतिक लेवल, कोई सांस्कृतिक लेवल जुड़ा हुआ है किसी फॉरेस्ट एरिया या जो आसपास का, वाटर पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, जमीन और पानी पे क्या, वाइल्ड लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, हेल्थ पे क्या। ये दोनों दो डायमेंशंस आपको आइडिया होना चाहिए। अगर आपको पता है कि अच्छा ये डायमेंशंस, इवन इंडिया की अगर हम बात करें, व्हेन यू टॉक अबाउट इंडिया, तो यहाँ पे हमें ये देखना है कि जो हमारा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, पूरा का पूरा, सॉरी, पूरा का पूरा जो हिमालयन रीजन, ये हिमालयन रीजन भी तो आप खुद देखो कि कितने सारे डिजास्टर से प्रोन है। तो यहाँ पे कितने सारे प्रोजेक्ट्स आते हैं और बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं जिन पे EIA करने की जरूरत है प्रॉपर तरीके से, खाली फॉर्मेलिटी नहीं, प्रॉपर तरीके से EIA एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट करने की जरूरत है। अदरवाइज व्हाट विल हैपन, अदरवाइज क्या होगा, यही होगा जो डिजास्टर इतना अधिक हो रहा है, लैंडस्लाइड खूब सारी हो रही हैं, बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजास्टर आपको देखने को मिल रहा है, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लडिंग की सिचुएशन, स्थिति जो है वो देखने को मिल रही है। तो इसको रोकने के लिए इट्स अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कि वी शुड कैरी आउट एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, वो बहुत बहुत जरूरी आपका बन जाता है, ये ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे ये सब लेवल पे आपको इम्पैक्ट को एसेस करना है। अब इसमें कई प्रोसेस होते हैं कि जैसे कोई जगह आइडेंटिफाई करना, उसको स्क्रीनिंग करना, फिर देखो इसका स्कोप कितना है, कितना इम्पैक्ट हो सकता है, फिर पूरे इम्पैक्ट का असेसमेंट करना, फिर कैसे उसे कम किया जा सकता है, मिटिगेट करना, ठीक है। उसके बाद रिपोर्ट है वो देखना है, फिर उसको जो पब्लिक हियरिंग, लोगों को भी इन्वॉल्व करना, लोग का क्या व्यू पॉइंट है, रिव्यू रिपोर्ट रहना, फिर डिसीजन मेकिंग करना, पूरा तरीके से मॉनिटरिंग और इन्फोर्समेंट करना। देखो ये सब क्या स्टेजेस हैं, ये सारे प्रोसेस हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं। दीज आर द प्रोसेस, एक बार आप लोग देख लो, दीज आर द प्रोसेस रिलेटेड विद द एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। इसमें लोगों का भागीदारी भी है,
जो एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट पब्लिक हियरिंग भी है, तब पीपल आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन दिस। तो एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये डिफाइंड बाय यूनाइटेड नेशन, ये थोड़ा याद रखना है कि बाय यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, इस टूल के माध्यम से जो भी एनवायरमेंट, सामाजिक, आर्थिक इम्पैक्ट आपका किसी प्रोजेक्ट का हो रहा है, कोई प्रोजेक्ट है उसके तहत आपका किया जा रहा है, और इसमें जो भी एनवायरमेंटल इम्पैक्ट हो सकता है डिफरेंट डिफरेंट सिनारियों के अंदर, ये प्रोजेक्ट है इस रीजन में, जब हम इस प्रोजेक्ट को लेकर आते हैं इसका इम्पैक्ट इस प्रकार से होगा, तो वो सारा स्टडी जो है वो आपका किया जाता है ना। तो ये पॉइंट्स भी ध्यान में रखना। फिर देखा जाए जो EIA प्रोसेस, इसमें एक बड़ा रहता है चिंता। जैसे सपोज करो कि आप हिमालयन रीजन में स्टडी करना चाह रहे हो और एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट करना चाह रहे हो। अब जब आप असेसमेंट करते हो तो आपको ये भी है कि अलग अलग तरीके का डेटा चाहिए। अब जा के पूछोगे तो नहीं, देखोगे नहीं, क्योंकि लोगों को भी इतना जानकारी नहीं होगा। अगर हम कुछ कर रहे हैं तो उसका इम्पैक्ट जियोलॉजिकल सेंस में क्या होगा, उसका इकोलॉजिकल अथॉरिटी पर क्या होगा, रिवर अथॉरिटी पे क्या होगा इम्पैक्ट इन पर, ठीक है। तो मतलब अलग अलग जो चीज़ें हैं, जगहें हैं, उन पर किस प्रकार का इम्पैक्ट पड़ता है, व्हाट काइंड ऑफ इम्पैक्ट इज देयर, किस प्रकार का जो इम्पैक्ट है वो इम्पैक्ट आपको देखने को मिलता है, उसे उस चीज़ को स्टडी किया जाता है। बट पॉइंट ये है कि अगर हम इम्पैक्ट को स्टडी भी कर रहे हैं तो वी नीड सर्टेन डेटा। उस डेटा के माध्यम से ही हम चीज़ों को समझ सकते हैं, देख सकते हैं। अदरवाइज फिर बड़ा मुश्किल हो पाएगा जस्ट टू एक्सेस द इम्पैक्ट। बहुत सारे वाटर का डेटा है कि सपोज ये प्रोजेक्ट आएगा तो वाटर पे पॉल्यूशन का लेवल क्या हो सकता है, अभी कितना है, क्या फैक्टर्स पॉल्यूशन को ऐड ऑन कर सकते हैं, ये सब देखना पड़ता, ये सब देखना जो है रहता है। तो एक रेलिवेंट डेटा की कमी एक बड़ा कमी है। उसके बाद EIA 1976-77 में बिगेन हुआ, जब प्लानिंग कमीशन ने डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी को कहा कि देखो रिवर वैली प्रोजेक्ट है, उसका एनवायरनमेंट पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। ये स्टार्टिंग तब से हुई थी। उसके बाद 1994 में यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत फर्स्ट EIA नोटिफिकेशन जो है वो लेकर आए, और इसमें फिर कोई भी प्रोजेक्ट है उसके लिए एनवायरनमेंट क्लियरेंस की कंपल्शन ऐड कर दी। तो आप खुद देखो कि जनवरी 27 1994 के अंदर ही जो एनवायरनमेंट क्लियरेंस और इन सबको थोड़ा सा कंपल्शन इस पर बढ़ा दिया, जो है ना, इसका कंपल्शन कई लेवल पे आपका इंक्रीज कर दिया गया। फिर उसके बाद अगर देखा जाए तो फिर उसके बाद आई थिंक 2006 के अंदर नया नोटिफिकेशन है। पहले तो 1994 की बात की गई, 1994 में आप कह सकते हैं कि ये चीज़ कही गई, कई प्रोजेक्ट है उसका एनवायरनमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उसको देखने की बात की गई। लेकिन फिर आपका जो 2006 का नोटिफिकेशन, उसमें 1994 के तहत कई अमेंडमेंट्स किए गए, तो उन अमेंडमेंट्स को ध्यान में रखे 2006 के अंदर नया नोटिफिकेशन लाया गया, और उसमें इवन जो गवर्नमेंट है उन्हें दे ऑल्सो, मतलब देयर रोल ऑल्सो डिफाइंड टू इशू एनवायरनमेंट क्लियरेंस, ये भी किया गया। यहाँ पे जो स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट के रोल को भी डिफाइन किया एनवायरनमेंट क्लियरेंस के लिए। 2006 नोटिफिकेशन अमेंड किया गया, और फिर कई बार अमेंड भी किया गया कई प्रोसेस को इंक्लूड करने के लिए। इसमें जो 2006 का नोटिफिकेशन है कि अलग अलग जैसे मान लो कि अगर कोई प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट में एनवायरनमेंट क्लियरेंस करना है तो किस तरीके से किया जा सकता है एनवायरनमेंट क्लियरेंस को, और किन किन बातों का ध्यान रखना है, प्लस क्या इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है, जैसे संस्थाएं कौन सी हैं जो कि एनवायरनमेंट क्लियरेंस के लिए इंक्लूडेड होंगी, है ना। तो वो सब कुछ आपका इसके अंदर इंक्लूड किया गया 2006 के नोटिफिकेशन में, आपका ये इंक्लूड किया गया। फिर उसके बाद ये भी हाईलाइट किया गया कि इसमें क्या हुआ कि जैसे मान लो जो नोटिफिकेशन है उसमें जैसे मान लो शेड्यूल बना हुआ है। अच्छा, शेड्यूल का क्या मतलब, जैसे आप मतलब शेड्यूल का मतलब अलग अलग कैटेगरीज बनी हुई हैं जिसमें पूरा नोटिफिकेशन एक्सप्लेन्ड है, अलग अलग शेड्यूल्ड बने हुए हैं। अब उसमें क्या हुआ, उस शेड्यूल के अंदर कई प्रकार के प्रोजेक्ट मेंशन है कि अच्छा इससे रिलेटेड प्रोजेक्ट है, इससे रिलेटेड प्रोजेक्ट है, इससे रिलेटेड प्रोजेक्ट है। डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट जो प्रोजेक्ट्स हैं वो इम्पैक्ट को एक्सेस किया जाता है। तो बहुत सारे शेड्यूल अटैच टू द नोटिफिकेशन रिक्वायर, जिसमें है ना, तो जैसे मान लो कोई प्रोजेक्ट है, उस सर्टेन शेड्यूल में अगर वो आता है वो एरिया, तो फिर वहाँ पे एनवायरनमेंट क्लियरेंस चाहिए ही होगा। कुछ ऐसे होंगे जहाँ एग्जम्पशंस होते हैं, मतलब एक्सेप्शंस होते हैं, तो वहाँ पे जरूरत नहीं होगा। इस प्रकार से डिवाइड भी किया गया है, डिवाइड आपका किया गया। तो EIA इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर मैनी प्रोजेक्ट, ऐसा हाईलाइट किया गया। जैसे मान लो 2006 के अंदर जो भी चेंजेस लेकर आए गए, अब उसमें सर्टेन शेड्यूल के अंदर आपने प्रोजेक्ट को डिफाइन कर रखा है। कहा यह गया कि कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनका इम्पैक्ट एनवायरनमेंट पे नेगेटिव होता है, लेकिन फिर भी उन प्रोजेक्ट्स को इंक्लूड नहीं किया जा रहा है फॉर एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। तो ये एक ड्रॉबैक बताया गया।
फिर यहाँ पे कई प्रोजेक्ट्स जो है जैसे मान लो माइनिंग है, एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, पावर जनरेशन, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स, तो ऐसे कई सारे मतलब जो प्रोजेक्ट्स उनको कैटेगराइज किया गया था नोटिफिकेशन। फिर डिफरेंट लेवल ऑफ जो गवर्नमेंट है अवेयर की जैसे फॉर एग्जांपल दे आर अवेयर अबाउट कि इंडियन हिमालयन रीजन में वहाँ वनरेबिलिटी बहुत हाई है। अब जैसे मान लो आपने क्या किया कि आपने एक लिस्ट बना दिया। अब लिस्ट में आपने कह दिया अच्छा ये XYZ प्रोजेक्ट्स हैं, इनमें एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट की जरूरत है। बट ये देखना है कि कई प्रोजेक्ट्स ठीक है प्लेन एरिया में उनका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, मान लो आप प्लेन एरिया में कुछ कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, बट हिमालयन रीजन में जब आप उसी चीज़ को करते हो तो उसका इम्पैक्ट नेगेटिव हो सकता है उसकी उसकी वजह से, क्योंकि वनरेबिलिटी हिमालयन रीजन की हायर है। तो जरूरी क्या है कि प्रॉपर हर एक ऑलमोस्ट जो प्रोजेक्ट हो उसका प्रॉपर एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट होना जरूरी है। दैट इज देयर, दैट हैज़ टू बी देयर, ठीक है। तो प्रॉपर एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट होने की जरूरत है। फिर उसके बाद ड्राफ्ट 2020 नोटिफिकेशन आपको फ्लोटेड किया गया, फ्लोटेड फॉर पब्लिक डिस्कशन एंड है ना, मतलब नोटिफिकेशन अभी 2020 का भी आया गया है। एंड बट इसमें भी ये मतलब डिफरेंटली ट्रीट कर किया नहीं गया। देखो हिमालयन रीजन तो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है ना, तो व्हेन इट इज़ अ वेरी सेंसिटिव तो फिर हमें उसको ट्रीट भी अलग से करना पड़ेगा। हो सकता है कि नॉर्मल प्रोजेक्ट प्लेन एरिया में उसका कोई असर मतलब वहाँ कोई असर नहीं हुआ, लेकिन हिमालयन रीजन में उसका इम्पैक्ट अलग तरीके का होगा। छोटे मोटे चेंजेस भी उस रीजन की वनरेबिलिटी को बढ़ा देती हैं, इंक्रीज कर देती हैं। इस चीज़ को देखना बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। तो इंडियन रेगुलेटरी सिस्टम यूजेज अ ग्रेडेड अप्रोच, ठीक है। यहाँ एक शब्द ये यूज किया गया दैट इज ग्रेडेड अप्रोच। व्हाट डू यू मीन बाय ग्रेडेड अप्रोच, ठीक है, जैसे मेंशन है यहाँ पे। तो व्हेन यू आर यूजिंग द वर्ड ग्रेडेड अप्रोच इट मीन्स व्हाट कि आपने कैटेगराइज कर रखा है, कैटेगराइजेशन जो है दैट इज देयर ग्रेडेड अप्रोच के माध्यम से। तो यहाँ पे जैसे लाइक जैसे मान लो कहा गया क्या ये प्रोजेक्ट प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में आता है, क्या ये रिजर्व फॉरेस्ट में आता है, क्या नेशनल पार्क में आता है, क्या क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट में आता है, मतलब अलग अलग लेवल पे। और अलग अलग लेवल पे अच्छा यहाँ आता है तो रिस्क अलग तरीके से डिफाइन करेंगे, यहाँ आता है तो रिस्क अलग तरीके से आप डिफाइन करेंगे। और हो सकता है उस प्रोजेक्ट का जो इम्पैक्ट है सभी में इक्वली हो, देर इज अ पॉसिबिलिटी। तो यहाँ पे ये भी कहा गया कि वी नीड नॉट टू हैव अ ग्रेडेड अप्रोच। अब यहाँ पे इस ग्रेडेड अप्रोच की वजह से मान लो ये कहा गया कि मान लो टाइगर रिजर्व हिमालयन रीजन पे कोई पास में लोकेटेड है, वहाँ भी सेम आप रिस्क को बताते हो कि अच्छा सेम रिस्क है। और प्लेन एरिया में मान लो मध्य प्रदेश में कोई टाइगर रिजर्व है, वहाँ पे इम्पैक्ट देखोगे तो वो भी आप सेम कह रहे हो कि अच्छा इसमें रिस्क एसोसिएटेड है। बट समझना क्या है कि मध्य प्रदेश में जो भले वो टाइगर रिजर्व है उसका इम्पैक्ट अलग होगा, लेकिन हिमालयन रीजन के आसपास अगर वो टाइगर रिजर्व है या कोई भी वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड चीज़ है वहाँ पे इम्पैक्ट अलग होगा। तो ये थोड़ा सा देखना जरूरी, इवन वी हैव अ ग्रेडेड अप्रोच बट दैट हैज़ टू बी डिफरेंशिएटेड, इम्पैक्ट हैज़ टू बी डिफरेंशिएटेड। ये एक थोड़ा सा एक आप कह सकते हैं कि इसमें चेंज करने की जरूरत है एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। तो यहाँ पे इवन हिमालयन रीजन में बहुत सारे आप कह सकते हैं मतलब बहुत सारे वनरेबिलिटी है बहुत अधिक, बट वी नीड टू हैव अ बहुत अच्छी लाइन इसमें लिखी है कि हमें जरूरत क्या है, वी नीड टू हैव अ डिफरेंट सेट ऑफ एनवायरमेंट स्टैंडर्ड। हाईलाइट क्या किया गया है, वी नीड टू हैव अ सेट ऑफ डिफरेंट सेट ऑफ एनवायरमेंटल डिफरेंट सेट ऑफ एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स में जो है डिफरेंट सेट ऑफ एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स की, ठीक है। नीड टू हैव अ डिफरेंट सेट ऑफ एनवायरमेंटल मतलब स्टैंडर्ड्स की जरूरत है। एंड यहाँ पे अब ये सब चीज़ें स्क्रीनिंग, स्कोपिंग, पब्लिक कंसल्टेशन, अप्रेजल, ये अलग अलग स्टेजेस हैं। तो इन स्टेजेस में जो ये सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स हैं इनको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो हिमालयन रीजन में तभी चीज़ें इंप्रूव होंगी, डिजास्टर से वनरेबिलिटी तभी जो है आप कह सकते हैं कि जो भी वनरेबिलिटी है डिजास्टर की वजह से उस वनरेबिलिटी को हम तभी थोड़ा सा कम कर सकते हैं when we are like considering this point कि there are different set of standards। जब हम देखेंगे हिमालयन रीजन में एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट के तहत उसको हम कंसिडर करें, मतलब वी नीड टू हैव डिफरेंट एनवायरमेंट स्टैंडर्ड्स टू एसेस अंडर एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, ये चीज़ कही गई है। ये सब हमें डिफरेंट उसमें भी देखने की जरूरत है। अब EIA की लिमिटेशंस भी देख लेते हैं इसमें। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हाईलाइटेड है कि यहाँ पे कहा गया कि देर इज नो रेगुलेटर्स एट द नेशनल लेवल, जो कि सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 2011 में ये जो केस है, केस तो चलो याद नहीं रहेगा बट ध्यान रखना कि ये जो केस है इस केस के तहत कहा गया कि वी नीड टू अ नेशनल लेवल रेगुलेटर की हमें जरूरत है। ये पॉइंट भी ऑनरेबल कोर्ट ने कहा। एंड इसके तहत एक ट्रांसपेरेंट लेवल पे जो भी आप कह सकते हैं जो भी आपका एनवायरमेंट क्लियरेंस है वो प्रॉपर तरीके से मिल पाए। और फिर ये भी देखना है कि जो एनवायरमेंट क्लियरेंस दिया जाता है उसमें सर्टेन कंडीशंस बोली जाती है,
जैसा इवन एनवायरमेंट इम्पैक्ट मतलब एनवायरमेंट क्लियरेंस दिया भी जा रहा है, उसमें कुछ कंडीशंस बोली जाएंगी कि XYZ कंडीशन के अंदर ही आपको एनवायरमेंट क्लियरेंस दिया जा रहा है। एक नेशनल लेवल एक बॉडी हो जो कि देखे, एक नेशनल रेगुलेटर हो जो कि ये देखे, ये भी ऑनरेबल कोर्ट ने हाईलाइट किया है। तो ये भी थोड़ा सा पॉइंट आप जो है हाईलाइट कर सकते हैं, यू कैन मेंशन दिस पॉइंट एज वेल। फिर उसके बाद जो एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट प्रोसेस है, यहाँ पे कहा गया कि इस प्रकार से बनाया गया, जैसे मान लो कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखा गया कि जो भी डेवलपमेंट प्रपोज्ड होता है ना, जैसे कि ये बोलेंगे अगर हम ये प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं तो इससे ये विकास होगा, इस टाइप से डेवलपमेंट होगा। यहाँ पे जो चीज़ बोली जा रही है उसको ना देख के सर्टेन एंटिसिपेशन भी होना चाहिए। एंटिसिपेशन, एंटिसिपेट करना। एंटिसिपेशन का मतलब क्या हुआ? एंटिसिपेट करना, अच्छा ठीक है, अगर ये प्रोजेक्ट माइनिंग का आता है, इससे ये पूरा पेड़ कट जाएंगे, यहाँ पे हमारी ट्राइबल कम्युनिटी रही वो अफेक्ट हो, मतलब चीज़ों को एंटिसिपेट करना, दैट हैज़ टू बी देयर। क्योंकि इम्पैक्ट जरूरी नहीं है कि जो इम्पैक्ट है वो अभी ही विजिबल होंगे, हो सकता है वो 5, 8, 10 साल के अंदर कल्चरल लेवल पे, सामाजिक लेवल पे, इकोनॉमिक लेवल पे, एनवायरमेंट लेवल पे इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो एंटिसिपेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आपका हाईलाइट किया गया है। एंड यहाँ पे ये भी कहा गया कि जैसे बेसिकली अगर एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट होता भी है तो जो प्रोजेक्ट रन कर रहा है ना वही EIA करवाता है, तो पैसा उसी का लगता है। तो वो फिर जो भी प्रोजेक्ट, मतलब जैसे मान लो किसी का प्रोजेक्ट है, EIA उसने करवाया, अब करवा के रिपोर्ट अपनी डाली, सबमिट की, जो भी फीडबैक और जो भी चीज़ें हैं वो कराई, ठीक है, ऑल तो कुछ मॉनिटरिंग के लिए कुछ ना कुछ होता होगा, तो अब क्योंकि उसकी फंडिंग खुद की लगेगी तो कोई नेगेटिव क्यों लिखेगा। मान लो कोई इंडिपेंडेंट बॉडी हो जो कि सेल्फ फाइनेंस्ड हो कहीं से, वो तो चलो अलग तरीके से देखेगी, लेकिन अगर वही प्रोजेक्ट, जिसका प्रोजेक्ट है वही EIA करा के रिपोर्ट डाल रहा है एनवायरमेंट क्लियरेंस के लिए, देखो हमने ये करा, ये एक्सपर्ट्स थे और इस टाइप का डेटा है, सब कुछ है, तो वो तो ऐसा करेगा ना कि लूप होल्स का यूज़ करके कुछ ऐसी चीज़ें लिखेगा कि उसे आसानी से एनवायरमेंट क्लियरेंस मिल जाए, और वहाँ पे एंटिसिपेशन हो ही ना, वो तो बस देखेगा अच्छा इससे ये विकास होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, इस टाइप के कुछ पॉइंट्स रखेगा जिसका उसका प्रोजेक्ट आसानी से पास हो जाए। ये भी एक बड़ा ड्रॉबैक आपका है, ठीक है, ये भी ध्यान में रखना है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। अगेन अगर आप सेशन देख रहे हैं तो चैनल को जरूर से प्लीज सब्सक्राइब करें, सेशन को जरूर से शेयर जरूर से करें जिस भी ग्रुप में है, और कब आप सेशन करते हैं वो कमेंट सेक्शन में बताएं। एनवायरमेंट का तीसरा जो लेक्चर है मैंने यूट्यूब में डाल दिया है, प्लीज गो थ्रू दैट लेक्चर, हैंड रिटन नोट्स हैं, और उस नोट्स को आप गो थ्रू हो, लिखते जाएं अपने हाथ से, बहुत बहुत हेल्प करेगा। और अगर आपने कहीं से भी पढ़ रखा है तो आपके रिवीजन के लिए बहुत हेल्प करेगा। और मैंने काफ़ी सारी चीज़ें उसमें कवर की, एंटीबायोसिस, इकोटोन, इकोलॉजिकल निके, इकोलॉजिकल इक्विवेलेंट्स, एंटी, बहुत सारे ऐसे टर्म्स जो हैं मैंने एक्सप्लेन किया है, तो प्लीज़ गो थ्रू दैट लेक्चर, तो ऑलरेडी अपलोडेड है यूट्यूब के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं, कन्फ्रंटिंग द लॉन्ग टर्म रिस्क ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI की, इस पर बहुत बहुत चर्चा कर रखी है और AI पर बहुत चर्चा कर रखी है। अब इसमें कुछ पॉइंट्स मेंशन्ड है, उसको डिस्कस करते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, AI का जो डिफरेंट लेवल पे इम्पैक्ट है, इस पे ऐसे राइटिंग भी आ सकती है, मेंस में तो आया ही है, जो हमने चर्चा भी कर रखी है अपने सेशन के अंदर, पहले भी डिस्कशन कर रखा है जिस प्रश्न आया, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना। तो यहाँ पे लेट्स डिस्कस जो पॉइंट्स, बहुत अच्छा आर्टिकल है, बहुत अच्छे पॉइंट्स भी इसके अंदर दे रखा है। अब इसमें आप टॉपिक का नाम क्या डालोगे, आप टॉपिक का नाम लिख लो, और यहाँ पे आप कह सकते हैं कि रिस्क, AI रिस्क ऐसा कुछ डाल दो, AI रिस्क है ये डाल दो, साइंस टेक के अंदर आप इसको मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, AI का इम्पैक्ट क्या होता है, प्लस इथिक्स में भी AI का इथिकल डायमेंशन, क्योंकि रिस्पॉन्सिव इथिकल जो AI है उसकी चर्चा हम हमेशा करते हैं। तो लेट्स डिस्कस क्या पॉइंट्स लिखे हैं। अब इसमें कुछ चीज़ें देखते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कमेंट सेक्शन में बताओ, अभी कुछ शायद मैंने संडे को ही आपको एक्सप्लेन किया था, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग के बीच में अंतर मैंने आपको बताया था। तो 3 टर्म्स होते हैं, AI, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग, तीनों में अंतर का एक एक पॉइंट बता दो कमेंट सेक्शन, ठीक है। AI, मशीन लर्निंग और आपका डीप लर्निंग, तीनों एसोसिएटेड हैं बट कैसे डिफरेंट है, कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर, अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी अच्छी, क्योंकि मैंने एक्सप्लेन बहुत बार किया है, अभी इसी संडे को ही किया था, तो प्लीज़ गो थ्रू दैट सेशन अगर आपने नहीं देखा है, बट आप लोग जरूर से आंसर करें। अब देखो इसमें क्या हाईलाइट किया कि यहाँ पे एक इन्होंने पर्सन है, इन्होंने एक्सप्रेस किया कंसर्न को कि AI का और बायोटेक्नोलॉजी का रिलेशन, एंड इसमें कहा गया कि ह्यूमन इमोशंस, थॉट और डिजायर्स को मैनिपुलेट किया जा सकता, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, मैनिपुलेट किया जा सकता। आप खुद इमेजिन करो, अब खुद देखो ना, आज के समय में देख लो क्या इम्पैक्ट, कितना इम्पैक्ट हो रहा है। हम जैसे
फिजिकल इंटरेक्शन हमने ख़त्म कर रहे हैं, वर्चुअल वर्ल्ड में जा रहे हैं, तो नई जनरेशन आएगी, उनकी तो आदत हो जाएगी लोगों से, लोगों के प्रति प्रेजुडिस ही तो उनका रहेगा। अब अगर हम सिस्टम में यूज़ करते हैं बायोटेक्नोलॉजी जैसे जेनेटिक लेवल पे डीएनए, क्रोमोसोम, ये सब बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से, मतलब बायो मतलब लाइफ, टेक्नोलॉजी जब जिसके लाइफ है, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसको आप इस्तेमाल कर रहे हो सर्टेन चेंजेस करके ह्यूमन वेलफेयर के लिए, वो बायोटेक्नोलॉजी। अब उसमें भी हम एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब उस एआई का इस्तेमाल करते हुए हम ऐसी चीज़ें भी डेवलप कर सकते हैं जो कि ह्यूमन इमोशंस और बहुत सारी चीज़ों को मैनिपुलेट करे। देयर इज़ हाई पॉसिबिलिटी। मतलब बायोटेक्नोलॉजी और एआई का जो लिंकेज है, उसके माध्यम से बहुत सारा इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका इमोशंस हैं, मैनिपुलेटिंग ह्यूमन, फंडामेंटली अल्टर ह्यूमन एग्जिस्टेंस बाय मैनिपुलेटिंग ह्यूमन इमोशंस एंड थॉट्स एंड डिज़ायर्स, ये भी पॉसिबल है। क्योंकि देखो हर चीज़ आपका, सिंपल सी बात है, जैसे आप कोई चीज़ देख भी रहे हो या आपके जो विचार आ भी रहे हैं, वो किस पर निर्भर करते हैं, आप जो देख रहे हो आपको वो चीज़ दिखाई जा सकती है जो जैसा आप सोचते हो, और आपको उसी सोच को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, जैसे अभी आप एक चीज़ नोटिस करना कि अगर आप शॉर्ट्स वीडियो देखो तो इज़राइल और हमास के बीच में जो भी टेंशन चल रहा है, उससे रिलेटेड इमोशनल लेवल पे लोगों को अटैच करने के लिए कितने ज़्यादा हज़ारों लाखों पता नहीं कितने शॉर्ट्स डाले जा रहे हैं, और उसमें जो वीडियो, म्यूज़िक और उस टाइप की चीज़ों को ऐड करके आपका किया जा रहा है। ये क्या है, इससे क्या होगा कि जो हमारे इमोशंस हैं बहुत सारे लेवल पे अंडरस्टैंडिंग, मतलब एआई के माध्यम से सबके इमोशंस को स्टडी करना, अब वो कैसे किया जाता है, डेटा कहाँ से आता है, जो सुपरवाइज डेटा है, यह सब कहाँ से आता है। अब इतने सारे जो आप वीडियो डालते हो, है ना, लाखों में वीडियो, मिलियंस में वीडियोस जाता है, हर तरीके के, रोते गाते नाचते, हर तरीके का वीडियो जा रहा है वहाँ से। आपका फेशियल एक्सप्रेशन, आपका सोच, हर चीज़ को जो है एआई के माध्यम से जो डेटा जनरेट, मतलब जो डेटा जनरेट हो रहा है उसके माध्यम से एआई चीज़ों को, उसकी जो आउटकम है, अंडरस्टैंडिंग है, वो बढ़ती जाएगी एंड इट विल स्टार्ट वर्किंग ऑन इट्स ओन। वो अपने आप ही काम करेगी, जैसे आपने कई मूवीज़ भी देखी होंगी इस कंसेप्ट पे। ठीक है, तो ये बड़ा चैलेंज फ्यूचर के अंदर आएगा। अगर दूसरा कहा गया कि जैसे मान लो बहुत सारे इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, तो यहाँ पे कहा गया जैसे मान लो इलेक्ट्रिसिटी है, अब इलेक्ट्रिसिटी को रन करने के लिए आपने एआई सिस्टम लगा रखा है, उसमें कुछ गड़बड़ हो गई तो फिर जो नॉर्मल जिन इंफ्रास्ट्रक्चर पर हम निर्भर करते हैं दे विल बी अफेक्टेड। ठीक है, कई कई लेवल पे, जैसे पूरा के पूरे जो सर्विसेज हैं वो सर्विसेज आपकी अफेक्ट हो सकती हैं। उसके बाद ये भी आपका हाईलाइट किया देयर इज दिस रन अवे एआई। यहाँ पे कहा गया कि जो मैनिपुलेशन ऑफ क्रूशियल सिस्टम जैसे वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, अल्टरेशन ऑफ केमिकल बैलेंस इन वाटर सप्लाई, अब यहाँ पे बहुत बड़ा चैलेंज कर सकता है। अब जैसे वाटर ट्रीटमेंट है, अब उसमें एआई के माध्यम से कि अच्छा ये है तो इतना ये केमिकल रिलीज करना, ये अब इसमें कुछ माल फंक्शनिंग हो जाए, माल फंक्शनिंग हो गई, सही से कुछ गड़बड़ हो गई, तो वो ज़्यादा केमिकल चला गया या कुछ भी ऐसी स्थिति आ गई, ये कितना ज़्यादा आपका अफेक्ट होगा। मतलब अब जो इंसान है वो तो समझ सकता है ना कि कोई मिस्टेक है उसको सही कर लेगा, लेकिन एआई सिस्टम बहुत ज़्यादा लेवल पे आप कह सकते हैं कि वो सोचना स्टार्ट कर सकता है। मतलब अगर जिस हिसाब से डेटा आ रहा है और उस बेसिस में अपने आउटकम डेवलप कर रहा है, तो देर इज़ हाई पॉसिबिलिटी कि अगर माल फंक्शन हुआ तो ये काफ़ी ज़्यादा डिसरप्शन भी कॉज कर सकता है। दूसरा ये भी कहा गया कि इवन आज के समय में जो इवोल्यूशन है टू ह्यूमन लेवल एआई की अगर हम बात करें, क्योंकि न्यूरल नेटवर्क, ठीक है, न्यूरल नेटवर्क की हम बात करते हैं, उसके बेसिस पे एआई को डेवलप किया जा रहा है। अब स्थिति ये भी बन जाएगी, कुछ समय की बात है, जिसमें वो ह्यूमन से भी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो जाएगा एंड इफ इट इज़ मोर इंटेलिजेंट देन ह्यूमन, अगर ह्यूमन से भी वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो जाएगा, कॉग्निटिव सोचने की क्षमता और ये सब बहुत अधिक हो जाएगी, तो जैसे एक इंसान होता है ना कि आप उसको समझ नहीं पाओगे, उसके इमोशन को समझ में नहीं आएगा, मुंह में हंसता रहेगा और आपका आपका जो है नुकसान करके चला जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ऐसे लेवल पे एआई भी अगर काम करने लग जाए कि आपको लग रहा है यार जो मैं डायरेक्शन दे रहा हूँ इसी के तहत ये काम कर रहा है, बट वो अपना ही सोच डेवलप करे, अपना हर चीज़ डेवलप करके, और फिर रिस्क जो है वो कॉज कर सकता है। और ऐसी स्थिति में अगर एआई अगर हमने रेस्पॉन्सिव और इथिकल डेवलप नहीं किया तो इट विल बी अ ग्रेट चैलेंज, बड़ा बहुत भारी चैलेंज जो है, बिकॉज इट कैन ईजिली बाईपास, आप कह सकते हैं ह्यूमन इंटैक्ट को बाईपास कर सकता है। कहा ही गया कि जरूरी क्या है कि हमें, जरूरी क्या है कि एक प्रॉपर ग्लोबल अप्रोच लेकर आना है एआई रेगुलेशन, क्योंकि देखो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं। अब एक छोटा एग्जांपल है, कोई चाहता है कि मैं गोरा दिखूं, कोई चाहता है मैं पतला दिखूं, कोई चाहता है मैं ऐसा दिखूं, मेरी बॉडी ऐसी दिखे, मेरा बाइसेप ऐसे दिखे। लोगों की हो गई ना स्थिति, माइंडसेट आजकल हो गया है, मुझे लाइक करें,
ठीक है, लोग है ना इंस्टाग्राम और इस सब में मेरे को बहुत ज़्यादा लाइक करें, इस टाइप की चीज़ें होती हैं, पूरा मुंह एकदम वाइट हो जाना, सारी चीज़ें हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं एआई यूज़ नहीं कर रहा हूँ, ये आप ध्यान रखना, लाइटें हैं ये। तो यहाँ पे आपको इस चीज़ को समझना कि ये स्थिति जो बनती है, इसकी वजह से मार्केट आ गया, एआई सिस्टम डेवलप हो रहा है जो आपको ये सब करके देगा। फिर पहले तो फ्री में करवाएगा, आपको आदत हो जाएगी, यार मैं ऐसा ही दिखूं या दिखूं या दिखी, तो उसमें फिर आप उसको सब्सक्रिप्शन लोगे तो कमर्शलाइजेशन हो जाए। ऐसे ही एआई बेस्ड सिस्टम बहुत सारे बन रहे हैं जिनका कमर्शलाइजेशन बहुत तेजी से इंक्रीज हो रहा है। और जब कमर्शलाइजेशन बहुत तेजी से इंक्रीज होगा, प्रॉफिटेबिलिटी होगी, तो वहाँ पर रेगुलेशन के बिना अगर प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो रही है तो फिर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ना का पड़ना ही है, क्योंकि क्या डेवलप कर लें पैसे के लिए कुछ पता नहीं है। इसलिए पूरा ग्लोबल लेवल पे एक अप्रोच जरूरी है जिससे कि एआई के माध्यम से चीज़ों को रेगुलेट आपका किया जाए। तो ये है, अब यूरोपियन यूनियन ने कदम उठाया, यूरोपियन यूनियन एक्ट वो लेकर आए, ये आप मेंशन हमेशा से कर सकते हो जब भी एआई रेगुलेशन पर चर्चा होती है। अब इन्होंने रिस्क बेस्ड अप्रोच अपनाया है। अब यहाँ पे क्या है कि जैसे जैसे इन्होंने क्या किया है कि जैसे मान लो कैटेगराइज कर लिया, अलग अलग एरियाज और जो भी है उसको कैटेगराइज किया है और एसोसिएटेड रिस्क किया है कि अगर अच्छा ये क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है, इस पे एआई का इम्पैक्ट बहुत अधिक होगा तो इसमें रेगुलेशन बहुत हाई रखेंगे, ऐसे ही मतलब। तो डिफरेंट डिफरेंट बेस में कि क्या रिस्क हो सकता है अलग अलग एरिया में, उस बेसिस पे उन्होंने डिवीजन आपका किया है, मतलब जो रिस्क बेस्ड अप्रोच के माध्यम से ही रेगुलेशन आपकी की है, रेगुलेशन की ये EU का जो एक्ट है उसमें ये चीज आपकी की गई है। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे कहा गया कि रादर देन आप कह सकते हैं कि आप स्पेसिफिक अप्रोच अपनाएं कि ठीक है ये एरिया है, इस एरिया में ये रिस्क है और उस बेसिस पर रेगुलेट करोगे, तो इट्स बेटर कि हम एक हॉलिस्टिक अप्रोच को अपनाएं, दैट विल बी मोर बेनिफिशियल। उसके बाद ये भी कहा गया कि अगर सपोज करो कि अगर हमें इस तरीके से करना भी है तो इट्स अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कि देखो एआई की कई एप्लीकेशंस भी हैं, पॉजिटिव भी हैं, कई लेवल पे है, बट हमें ये भी देखना है कि इसके लिए इंटरनेशनल लेवल पे सभी को कोलैबोरेट करना पड़ेगा, साथ आना पड़ेगा, तभी चीज़ें कर पाएंगे, तभी हम एक रेस्पॉन्सिव और इथिकल एआई जो है वो डेवलप कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट। दूसरा ये भी कहा गया कि आज के समय में इवन वॉरफेयर में एआई का इस्तेमाल हो रहा है, मतलब मिलिट्री एआई भी देखने को मिल रही है, मिलिट्री एआई मतलब एआई का इस्तेमाल वॉरफेयर में भी हो रहा है, इसलिए रेगुलेशन बहुत मैटर करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपका इसराइल का आयरन डोम सिस्टम, उसमें एआई का इस्तेमाल होता है, आर्टिफिशियल, वो देख के कैलकुलेट करके अच्छा ये आ रहा है और फिर वो हिट करता है, तो एआई का इस्तेमाल है। कुछ जगह पॉजिटिव है, कई जगह नेगेटिव भी हो सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो इंटरनेशनल कम्युनिटी ने कई ट्रीटी भी साइन ऑलरेडी, जैसे ट्रीटी ऑन नॉन पॉलिफरेशन, न्यूक्लियर वेपन, ये सब ट्रीटी हमने कर रखी है। क्यों की है? जैसे हमने न्यूक्लियर वेपन के लिए किया है कि न्यूक्लियर वेपन के एक्सपेंशन को रोकने के लिए हमने न्यूक्लियर जो ये न्यूक्लियर नॉन पॉलिफरेशन ट्रीटी साइन कर रखी है, ऑल्दो इंडिया ने साइन नहीं किया। कमेंट सेक्शन बताओ इंडिया ने साइन क्यों नहीं किया एनपीटी को, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसी ही कुछ पॉलिसी हमें एआई के लिए भी लेकर आना है, मिलिट्री एआई खास तौर से, ये है क्योंकि उसका बहुत ही गलत इस्तेमाल भी आपका पॉसिबल है। इसी तरीके से जैसे आपके पास केमिकल वेपन्स हैं, बायोलॉजिकल वेपन्स, इसके लिए भी आपके पास डिफरेंट डिफरेंट सेट ऑफ कन्वेंशंस हैं, तो उसको भी जैसे आपके पास वेस्टर्नार ग्रुपिंग और उसके बाद आपका ऑस्ट्रेलिया ग्रुप, इस टाइप के कई ग्रुपिंग्स हैं, तो कई प्रकार के ऐसे जो वेपन्स हैं उनको रोकने के लिए कार्य करता है। ऐसी अगर एआई जो है मिलिट्री एआई का इस्तेमाल है, इसके लिए भी हमें एक बड़ी ट्रीटी लाने की ज़रूरत है। तो ये क्योंकि एआई का इस्तेमाल वॉरफेयर में भी बहुत अधिक इंक्रीज हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं डिले एज अ टैक्टिक। यहाँ पे एक जो ये पॉलिटी का टॉपिक है और जिस तरीके का टेंशन कई बार आप एक्सप्लेन करना चाहो, जैसे मान लो देर इज़ अ टॉपिक पॉलिटी का कि जुडिशरी और जो सरकार के बीच का टेंशन है उस पर आप कुछ आर्गूमेंट लिखना चाह रहे हो, तो वहाँ पे ये जो अभी हम डिस्कस करेंगे उसको आप मेंशन कर सकते हो। कॉलेजियम सिस्टम के बारे में कुछ लिखना चाह रहे हो तो जो अभी हम डिस्कस करेंगे उसको आप लिख सकते हो। ये पॉलिटी का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ पे देखो डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट क्या है, तो यहाँ पे कोर्ट ने बहुत बार हाईलाइट किया है कि जैसे जनरली जैसे मान लो कोई भी हाई कोर्ट के जजेस हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, तो आपके पास कोलिजियम सिस्टम है जिसके माध्यम से कोई जज का ट्रांसफर करना, किसी जज को अपॉइंट करना, ये सब जो है रिकमेंडेशन कोलिजियम सिस्टम से आता है। उसमें एग्जीक्यूटिव का कोई रोल नहीं है, वहाँ पे आपके आफ्टर और सेकंड थर्ड जज केस आपका सारी की सारी जिम्मेदारी आपके कोलिजियम जिसमें जजेस ही होते हैं, जिसमें आपके ऑनरेबल चीफ जस्टिस होते हैं और जो आपके सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं 4, वो आपके सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ पे वो जजेस ही ट्रांसफर और अपॉइंटमेंट का रिकमेंडेशन देते हैं। अब जैसे मान लो रिकमेंड तो आपने कर दिया, रूल ये कहता है कि मतलब जो अभी डायमेंशन ये है कि वो वही उनको रिकमेंडेशंस को आपको एक्सेप्ट करना है। लेकिन अब क्या होता है कि जैसे सरकार है, सरकार का काम ये होता है कि वो देखेगी, जैसे मान लो किसी को जज अपॉइंट करना तो उसका पूरा बैकग्राउंड वेरिफिकेशन, फिर आईबी और इनके माध्यम से पूरा देखना कि
ना, बहुत सारे इश्यूज होते हैं। जब आप भी सेलेक्ट हो गए तो आपका भी पूरा बैकग्राउंड चेकिंग और ये सब होता है, वेरिफिकेशन और भी कई प्रोसीडिंग्स होती हैं, तो उसमें वो काम सरकार का होता है। रिकमेंडेशन का काम तो कोर्ट का हो गया, लेकिन बाकी काम जो है, जो प्रोसेस है पूरा, वो आपका सरकार का हो। अब होता क्या है कि सरकार के मान लो कई जब डिफरेंसेस आ जाते हैं तो सारे प्रोसेस में इतना डिले हो जाता है कि पर्सन का ना ट्रांसफर हो पाता है, अपॉइंटमेंट हो। इसमें कुछ एग्जांपल्स भी कोटेड हैं उसको, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये समझो कि अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, मतलब आप जुडिशरी में रिफॉर्म्स की बात करते हो तो ये बहुत जरूरी है कि एग्जीक्यूटिव मतलब जो सरकार है और जुडिशरी के बीच में एक अच्छा एक तरीके से आप कह सकते हैं कोऑर्डिनेशन हो, क्योंकि ओवरऑल फिर इससे जस्टिस और जुडिशरी दोनों अफेक्ट आपकी होंगी। तो ये थोड़ा सा जब भी आप आर्गुमेंट दो तो इस आर्गुमेंट को कॉलेजियम से रिलेटेड ये जो आर्गुमेंट है इसको हमेशा आप कोट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ स्पेसिफिक चीज कहा गया कि जैसे जस्टिस एस मुरलीधरन है जो अभी रिटायर हो गया है, तो इनका जो जो प्रपोजल था कॉलेजियम का टू अपॉइंट जस्टिस एल एस मुरलीधरन नाउ रिटायर्ड एज अ सीजे ऑफ मद्रास हाई कोर्ट, ठीक है। तो मद्रास हाई कोर्ट फॉर सो लॉन्ग दैट द कॉलेजियम अल्टीमेटली इट्स मतलब अपना रिकमेंडेशन ही हटा लिया, ठीक है। इसी तरीके से जस्टिस टी राजा की बात की जाए तो एक्टिंग सीजे मद्रास का है, उनका भी रिकमेंडेशन बहुत लॉन्ग पीरियड तक रखा गया, ठीक है। ट्रांसफ़र एक है ना, तो जो उनको ट्रांसफ़र करने की बात की थी जो राजस्थान हाई कोर्ट के अंदर, ये एक पॉइंट है कि जो एक प्रकार से कॉलेजियम सिस्टम उसमें बहुत डिफरेंट लेवल ऑफ कन्फ्लिक्ट जो है देखने को मिलता है एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच के अंदर। अब यहाँ पे क्या है कि एक प्रपोजल भी रखा गया है कि ये आपका हाईलाइट किया गया है जैसे 2021 के ऑर्डर में। तो यहाँ पे जब भी आप कोलिजियम सिस्टम के लिमिटेशन या कुछ बात पे चर्चा करते हो तो आप इस बात को हाईलाइट कर सकते हो। ऑनरेबल कोर्ट ने भी इस बात को कहा है कि जैसे एक टाइमलाइन होना चाहिए, उस टाइमलाइन के अंदर ही जैसे 2-3 वीक जो भी है डिसाइड करके उसमें ट्रांसफर अपॉइंटमेंट जो भी करना है वो करना चाहिए। तो ये एक जो है हाईलाइट किया गया है, ठीक है। मेंस का क्वेश्चन देख लो, EIA इज अ वे फॉरवर्ड टू लिमिट हिमालयन डिजास्टर। सौरभ पांडे यूपीएससी टेलीग्राम चैनल पे आपको अपने आंसर को सेंड करना। आकलन सीरीज जल्द लॉन्च हो रही है 1-2 दिन के अंदर, तो आप लोग अपना आंसर मुझे सेंड कर सकते हो। अभी पूरा प्रोग्राम मैं आपसे डिस्कस करूंगा तो आप लोग उसका हिस्सा बन जाओगे, लेकिन अभी मैं आप लोग के लिए आंसर रिव्यू करके डाल दूंगा 11 बजे, आप लोग देख लेना। सौरभ पांडे यूपीएससी ऐप डाउनलोड करें, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। इसमें सारा ये फ्री कंटेंट आपको मिल जाएगा, फ्री टेस्ट, ग्राफिक, करंट अफेयर्स, ई बुक, हिंदू मेंस क्वेश्चंस कंपाइलेशन। इसके बाद ARC का कोर्स ऑलरेडी उस पर है, प्लस आपका ऑप्शनल का कोर्स भी है, एग्रीकल्चर ऑप्शनल कोर्स है, वो भी आप गो थ्रू हो सकते हैं, ठीक है। लेट्स सी द क्वेश्चन। Consider the following statement about pygmy hawk. It is the rarest species of the pig world today and is only species in the genus Porcula. Porcula, it is the largest species of pig in the world. Pig largest species है. Endemic to India, the pygmy hawk is shewed native of the alluvial grassland हिमालय। करेक्ट बताना, ठीक है। यहाँ पे आप देखो आसानी से कि ये इस पे लिखा है लार्जेस्ट, छोटा सा तो पिग्मी हॉग होता है, तो लार्जेस्ट नहीं स्मॉलेस्ट है, ठीक है। बाकी चीज़ आप रीड कर सकते हो, तो मेंशनड है सारी चीज़ें, है ना। तो बाकी जो स्टेटमेंट्स हैं अगर आपको दिख रहे होंगे कि नहीं, आई डोंट नो। तो यहाँ पे देखो पॉपुलेशन जो पिग्मी हाक की है वाइड स्प्रेड है कई सारे रीजन्स में, हिमालयन फुटेज नॉर्थ वेस्ट उत्तर प्रदेश टू आसाम, बहुत सारे रीजन्स में। उसके बाद इवन जो मानस रिजर्व है वहाँ पे भी है, भूटान के एरिया में भी आपका है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आपका बी होगा, मतलब ये सेकंड स्टेटमेंट। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए आपको विजिबल है क्या, लेट मी नो, एक बार बता देना। ये क्वेश्चन है। इसका साइका मोरे ट्री की बात की जाए, साइका मोरे ट्री, तो साइका मोरे ट्री वॉज लोकेटेड इन अ डिप बिटवीन टू हिल्स एट अ गैप इन द हेड्रियन वॉल्स, एन ओल्ड स्टोन स्ट्रक्चर दैट इज क्लोज टू बॉर्डर बिटवीन फ्रांस एंड जर्मनी। आप यहाँ देखोगे ना, ये ट्री है ये। उसके बाद साइका मोरे ट्री कैन बिकम एक्सट्रीमली टॉल एज दे मेच्योर, रीचिंग द हाइट अप टू 35 मीटर्स। साइका मोरे कैन लिव फॉर एज लॉन्ग एज 400 ईयर्स, करेक्ट बताना है। तो यहाँ पे साइकामोरा ट्री जो है ये लोकेटेड है डिप बिटवीन टू हिमालयन गैप इन द हैंड्रियन वॉल्स, ठीक है। तो ये बेसिकली इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में है, एंड ये मेनली यूके में ये ट्री आपका मिलता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है। तो ये पहला स्टेटमेंट आपका गलत है, बाकी दोनों स्टेटमेंट आपके सही। ये ट्री है दो के बीच में बड़ा सा ट्री लगा हुआ है, यूके में पाया जाता है, तो इसमें ये स्टेटमेंट आपका गलत है, बाकी दो स्टेटमेंट सही। आंसर इसका ध्यान में रखना है, ये इंडियन एक्सप्रेस का टॉपिक है। तो आकलन सीरीज में आप लोग के लिए लेकर आ रहा हूँ, ठीक है, जल्द से जल्द, जिसमें 2 पार्ट में होगा। एक तो आप लोग अपना आंसर मुझे सेंड कर सकते हैं, ठीक है, उसमें रहेगा, और एक मेंटरशिप प्रोग्राम भी होगा क्योंकि काफ़ी सारी डिमांड भी है। मेंटरशिप में आपके टेस्ट भी होंगे, लगभग 15 मेंस के टेस्ट भी होंगे, प्लस
आप डेली आंसर भी सेंड कर सकते हैं। ये एक पूरा कॉम्बो रहेगा जिसमें मेंटरशिप रहेगा, जिसमें छोटे छोटे ग्रुप्स बनाऊंगा मैं, और रिव्यू होगा, डिस्कशन होगा, सारी चीज़ें रहेंगी। और उसके बाद उसमें मेंस के भी आपके टेस्ट होंगे, मेंस के टेस्ट, और प्लस आप डेली आंसर भी मुझे सेंड कर सकते हैं। वो सारा मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। ये सौरभ पांडे यूपीएससी ऐप में ये आपका कोर्स जल्द से जल्द आएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। मिलता है नेक्स्ट सेशन के अंदर। सौरभ पांडे यूपीएससी यूट्यूब चैनल को आप लोग जरूर से सब्सक्राइब करें, सेशन को लाइक करें। मिलता है नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।